हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग के लिए कौन कौन से कॉजेज जो है रिस्पॉन्सिबल थे, उनको हम स्टडी करेंगे। स्टडी करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अरब स्प्रिंग मूवमेंट वॉज लेड बाय स्टूडेंट्स फॉर देयर फ्यूचर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अगेंस्ट करप्शन या करप्ट रिजीम्स फॉर the establishment of democracy for which the following factors were responsible। अरब स्प्रिंग मूवमेंट इसलिए शुरू की गई थी कि ये जो अरब कंट्रीज में जो ऑटोक्रेटिक रिजीम्स चल रही हैं, राजे महाराजे टाइप चल रहे हैं, ठीक है, अपने ही रूल बना के बैठे हैं और जो है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहे और जो करप्शन है वो काफी पीक पे है, इसको खत्म करना और अपनी जो है अपने फ्यूचर आने वाली नस्लों को सिक्योर करना, इसलिए चल रही थी। अब इसके मेन वजह क्या थी वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो रीजन या कॉज या वजह क्या थी, वो थी डिससेटिस्फैक्शन विद द प्रेजेंट रिजीम्स। जो प्रेजेंट रिजीम्स चल रही थी उनसे ये काफी डिससेटिस्फाइड थे, ठीक है, लोग। In most of the Arab countries, the same persons were ruling since long time who had taken strong steps to remain in power। तो मेन वजह ये थी कि अरब कंट्रीज में जो रूलर्स थे वो काफी सालों से, क्या मतलब मैं कह रहा हूँ डेकेड से, 25-25 30-30 साल से लगातार रूल कर रहे हैं और अगर उनके खिलाफ कोई खड़ा होता है तो उसको स्ट्रांगली वो है अपनी पावर से उसको दबा देते हैं, लोगों को मरवा देते हैं वगैरह वगैरह। देयर ओन वेल्थ हैड इंक्रीज मैनीफोल्ड वेयर एज दे टुक नो स्टेप टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ मासेस। वो जो रूलर्स थे उनकी खुद की दौलत तो डबल ट्रिपल हो गई, 10 गुना हो गई, 100 गुना, 1000 गुना हो गई, मगर आम बंदे की जिंदगी तो बद से बदतर हो गई, ठीक है। द कॉमन पीपल वर लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड अरब स्प्रिंग मूवमेंट was the product of such conditions। जो आम लोग हैं उनकी लाइफ जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी में चलेगी और अरब स्प्रिंग मूवमेंट जो है ये इसका एक बाय प्रोडक्ट है। लोग गरीब होंगे तभी तो वो प्रोटेस्ट करेंगे ना। नेक्स्ट, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती थी इन कंट्रीज में। कभी भी राजे महाराजे के खिलाफ या फिर जो ऑटोक्रेटिक रूलर्स हैं उनके खिलाफ अगर कोई स्ट्राइक कर दे, कोई बोल दे, कोई स्लोगन बोल दे, कुछ बोल दे, तो उसको सीधा मरवा दिया जाता था, उसको मार मार के उसका कचूमर निकाल देते थे। हालांकि ऐसे केसेस भी हैं कि पूरे के पूरे खानदान को ही मरवा देते थे, ठीक है। टुडे द होल वर्ल्ड इज कॉन्शियस ऑफ द ह्यूमन राइट्स एंड द होल वर्ल्ड वाज कमिटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ दीज राइट्स। आजकल आपको पता है कि सारे के सारे जगह पे ह्यूमन राइट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनको मान्यता है, उनको मानते हैं और पूरा वर्ल्ड कॉन्शियसली देखता है कि किसी कंट्री में ह्यूमन राइट्स की वॉलेशन तो नहीं हो रही, ठीक है। बट इन अरब कंट्रीज द पोजीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज नॉट वेरी गुड, पर्टिकुलरली इन द पोजीशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन वाज वेरी बैड। तो ह्यूमन राइट्स की जो सिचुएशन थी वो अरब कंट्रीज में खराब थी और स्पेशली जो विमेन है उनकी कंडीशंस तो बद से बदतर थी। अब मैं यहाँ पे आपको एक अपना पर्सनल कमेंट दे देता हूँ। अब जिस कंट्री में ह्यूमन राइट्स की प्रॉब्लम आती है वैसे तो अमेरिका मुंह उठा के वहां पे बम फेंकने चले जाता है, मगर जिन कंट्रीज से उसको फायदा है, जिन कंट्रीज से उनको तेल मिल रहा है, अरब कंट्रीज वगैरह हैं, उनमें वो डेमोक्रेसी जो है उसको लाना नहीं चाहता। जैसे सऊदी अरब हो गया और भी कई कंट्रीज हैं अरब कंट्रीज, उसमें जब तक उनकी दोस्ती है, जब तक उनसे तेल सस्ते में मिलता जा रहा है, तब तक उसको कोई डेमोक्रेसी की फिक्र नहीं है। मगर जहां उसको हमला करना होता है वो वहां पे डेमोक्रेसी का नाम लेके या ह्यूमन राइट्स वायलेशन का नाम लेके या केमिकल वेपन्स का नाम लेके हमला कर देता है। मतलब जो जो ऑटोक्रेटिक रूलर्स जो है, जो तानाशाह सरकारें अमेरिका से बना के रखेंगी वो बहुत अच्छी हैं और जो बना के नहीं रखेंगी उनके ऊपर हमला करके वहां रजीम चेंज कर देगा। समझ गए बात? They did not had rights equal to those of men, as a result of which the women were not able to make the progress in different fields of life which the women in other countries are able to make। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो वुमेन है उनको इक्वल राइट्स नहीं है। इवन सऊदी अरब में तो अब ड्राइविंग का मिला है कि भाई तुम चला सकते हो गाड़ियां, पहले तो था ही नहीं, ठीक है ना। तो इवन ड्राइविंग भी अलाउड नहीं थी उनको। तो इस वजह से जो विमेन है उनकी कंडीशन बद से बदतर होगी और बाकी कंट्रीज में जो विमेन तरक्की कर पा रही हैं वो उस हिसाब से नहीं कर पा रही थी, ठीक है। थर्ड पॉइंट आ जाता है पॉलिटिकल करप्शन। ये तो सबको पता है, करप्शन बहुत ज्यादा थी इन अरब कंट्रीज। देयर वाज वाइडस्प्रेड पॉलिटिकल करप्शन एज द rulers holding offices were deeply involved in corruption and they were not given punishments because of their high political connection। तो जितने भी रूलर्स थे उन्हीं के बंदे हाई मिनिस्ट्रीज में लगे हुए थे और वो पूरी करप्शन करते थे और करप्शन करके अगर पकड़े भी जाएं तो उनको कोई सजा नहीं होती थी, क्योंकि वो तो एक ही पार्टी के या एक ही बंदे के रिश्तेदार होते थे। समझ गई बात? द पॉलिटिकल पावर was concentrated into the hands of few high ups and
द कोर्ट्स वर नॉट फ्री टू पनिश देम। जो पॉलिटिकल पावर है वो कुछ लोगों के, गिने चुने लोगों के हाथ में होती थी, और इवन कोर्ट भी उनके कंट्रोल में होती थी, और कोर्ट भी उनको पनिश नहीं कर पाता था। इन कंपैरिजन टू दिस, द पोजीशन ऑफ पुअर, जो गरीब लोग हैं उनकी काफी बुरी हालत थी। अगर वो हल्का सा भी कुछ कर दें तो इवन उनको सजा तो मिलनी मिलनी है, कहीं गोली ना मार दे उनको, उनके लिए, आम बंदे के लिए बड़ी तगड़ी सजा है, और जो मतलब पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस लोग हैं उनके लिए कोई सजा नहीं। अब जो फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है इकोनॉमिक रिसेशन। जो इकोनॉमिक मंदी आ गई थी, रिसेशन आ गया था इन कंट्रीज में, क्योंकि ऑयल बेच के जो पैसे आते थे उससे कुछ करते तो थे ही नहीं, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द अरब कंट्रीज हैव बिग रिजर्व्स ऑफ ऑयल एंड वर अर्निंग लॉट्स ऑफ मनी बाय सेलिंग द ऑयल टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में ऑयल बेच बेच के इन्होंने बहुत पैसा कमाया, बट फॉर अदर गुड्स दे वर डिपेंडेंट ऑन द अदर कंट्रीज। मगर उन्होंने कोई फैक्ट्रियां नहीं बनाई ऑयल का जो पैसा आया था। अब वो क्या करते थे, बाकी जो गुड्स खरीदते थे वो बाहर से इंपोर्ट करवाते थे। दीज कंट्रीज हैव नॉट मेक प्रोग्रेस इन एनी एरिया विच दे कुड हैव मेड। उन्होंने किसी एरिया में प्रोग्रेस किया नहीं जिसमें कर सकते थे, उसमें कुछ नहीं किया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस as a result of this, these countries were facing the problem of economic recession, which has affected their social and cultural life. इसकी वजह से उनकी जो social and cultural life है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, क्योंकि तेल बेच बेच के जो पैसे कमाए वो ऑटोक्रेटिक रूलर्स की जेबों में जाते थे, और आम जनता वहीं की वहीं थी, गरीब की गरीब, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड आ जाता है कि वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी। इन अरब कंट्रीज वेरी फ्यू पीपल हैव कंट्रोल ओवर द वेल्थ, whereas the majority of the population was living in abject poverty and were not able to meet their daily needs. अरब कंट्रीज में ज्यादातर लोग गरीब थे, बहुत कम लोग थे जिनके पास पैसा था, और उनके पास बहुत ज्यादा पैसा था। इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा थी, और इवन लोगों को अपनी जो मिनिमम जरूरतें, डेली नीड्स हैं, वो भी अच्छे से नहीं मिल पा रही थी। अंडर सच सर्कमस्टांसेस, डिसकंटेंटमेंट, जो निराशा थी, काफी ज्यादा नाराजगी थी, किसके लिए? सरकार के लिए। वॉज नेचुरल टू राइज अगेंस्ट द रिजीम। तो रिजीम के खिलाफ तो मूवमेंट्स उठनी ही होती हैं जहां गरीबी या अनएम्प्लॉयमेंट आती है। नेक्स्ट रीजन आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी या बेकारी जिसको भी कह देते हैं। देयर इज मास अनएम्प्लॉयमेंट इन अरब कंट्रीज। ज्यादातर लोग जो थे अनएम्प्लॉयड थे। The youth is trained in various technical fields, but because of the lack of industrial and technical development, there is deficiency of unemployment अपॉर्चुनिटीज। यूथ जो था पढ़ा लिखा भी था, मगर उनके लिए कोई जॉब्स ही नहीं थी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ही नहीं थी, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी वहां पे। दिस हैड लेड टू डिससेटिस्फेक्शन अमंग द एजुकेटेड यूथ। तो जो पढ़ा लिखा यूथ था वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट चला गया, भाई कि हमें गवर्नमेंट जॉब्स तो मिल ही नहीं रही है। द प्रेजेंट डे यूथ डज नॉट बिलीव इन स्टेटस को, he wants change, and Arab Spring movement gave them an opportunity to ventilate their grievances. तो जो प्रेजेंट डे यूथ था वो कहता था अब हमने ये जो स्टेटस को है या ये जो सिचुएशन है ये ज्यादा देर तक चलानी नहीं है, अब हमने मूवमेंट्स लेके आनी है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के रिजीम को चेंज करना है। नेक्स्ट आ जाता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो अरब स्प्रिंग की जो कॉजेज है उसमें रोल ऑफ सोशल मीडिया। आपको पता है सोशल मीडिया काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। We cannot ignore the role of social media in the spread of Arab Spring. 9 out of 10 people of Tunisia and Egypt had accepted that they made the use of means like videos, blogs, photos, emails, texts, etc. for the spread of Arab Spring movement. उन्होंने अपनी मूवमेंट को स्प्रेड करने के लिए काफी ज्यादा जो कह सकते हैं कि सोशल मीडिया की हेल्प ली। एक जगह पे गवर्नमेंट कोई करप्शन करती थी या कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेती थी, वो सोशल मीडिया पे डाल देते थे, तो दूसरी जगह के लोगों को भी पता लग जाता था कि क्या हो रहा है, ठीक है ना, उनके कंट्री में। दिस इट हैड facilitated the transfer of information from one place to another quite conveniently, and it had also made the people aware about the misuse of authority of the government. गवर्नमेंट के बारे में भी पता लगता था उनको कि ये काम गवर्नमेंट गलत कर रही है, ये नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो लोगों को एनलाइटन करने में सोशल मीडिया का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल था। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रोल ऑफ वेस्टर्न मीडिया। वेस्टर्न मीडिया हमेशा यही शो करता है कि उनके कंट्रीज में काफी ज्यादा लिबरलिज्म है, डेमोक्रेसी है वगैरह वगैरह। तो इन कंट्रीज के लोगों ने वेस्टर्न मीडिया से भी काफी ज्यादा असर लिया कि भाई हमारे कंट्री में भी तो ऐसा हो सकता है जैसा वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहा है। तो वी cannot ignore the role of Western media in the spread of Arab Spring movement. Though the critics have different viewpoint about this, yet we cannot ignore the fact that the protesters were greatly influenced by the liberal democracy working in Western countries, and they wanted to have the same in Arab countries, and they were greatly influenced by Western media. तो Western media से काफी ज्यादा जो है, मैं फुल स्टॉप लगाना यहाँ भूल गया,
काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और वो वेस्टर्न मीडिया को कॉपी करना चाहते थे कि भाई हमारे कंट्री में भी ऐसे ही होना चाहिए, ऐसी लिबरल डेमोक्रेसी होनी चाहिए जैसी वहाँ पे है। एंड लास्ट पॉइंट, रोल ऑफ मॉस्क्स। जो मस्जिदें हैं उनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा। लोग मस्जिदों में इकट्ठे होते थे और वहाँ पे डिस्कशन करते थे कि गवर्नमेंट के खिलाफ कैसे कैसे स्ट्राइक्स वगैरह की जाएंगी, कैसे कैसे धरने वगैरह दिए जाएंगे, कैसे कैसे एहतजाज किया जाएगा, वो सारा का सारा वहाँ डिस्कस होता था। इन इजिप्ट, इन कायरो particularly, mosques were one of the main platform to coordinate the protest actions and raise awareness among the masses। लोगों के बीच में जागरूकता लेके आना कि स्टेट को हम चेंज कर देंगे, स्टेट की जो अथॉरिटेरियन ये जो है रूल है इसको चेंज कर देंगे, और काफ़ी प्लान्स प्लून्स वहाँ पे बनाए जाते थे। तो अब कंक्लूड करते हैं इन ब्रीफ वी कैन से दैट autocratic regimes and the authoritarian rulers' irresponsible behavior, ignoring the interest of the common people, widespread poverty, unemployment, corruption, etc., were the main factors responsible for the spread of Arab Spring movement। तो ज़्यादातर तो यही अथॉरिटेरियन रूलर्स जो हैं, ऑटोक्रेटिक रेजिम्स हैं, इनका बिहेवियर लोगों के लिए अच्छा ना होना और अनएम्प्लॉयमेंट आ जाना, पॉवर्टी आ जाना, ये कुछ वजह हैं जिनकी वजह से, या करप्शन होना जिसकी वजह से अरब स्प्रिंग आया था। ठीक है, बिसाइड्स दिस वी कैन नॉट इग्नोर the role of social media which helped in the quick transmission of information from one place to another। सोशल मीडिया की वजह से भी एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन काफी तेजी से पहुंच जाती थी। इस वजह से भी काफी ज्यादा आग में घी या तेल डालने का वो मिल गया और लोग काफी ज्यादा अच्छे तरीके से आपस में जुड़ पाए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, मेजर इवेंट्स ऑफ अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग में मेन इवेंट्स क्या क्या हुए वो डिस्कस करूंगा, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।